हेलो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो वी हैव स्टार्टेड यूनिट 6 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। इसमें हमने पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि सिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल मास भी हमने पढ़ा है। सेंट्रल मास क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा बोलूँगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज़ डिफाइंड एज ए पॉइंट एट विच द इंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज़ सपोज टू कंसनट्रेटेड। अगर ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, होता है जिसका लिमिटेड बाउंड्री होता है और एंड होता है, उसको बोलते हैं फाइनाइट ऑब्जेक्ट। तो अगर ये फाइनाइट ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये इट इज़ डिफाइंड एट ए पॉइंट विद इन द बॉडी वायर होल ऑफ द बॉडी इंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज़ सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। क्योंकि एक रिजिड बॉडी जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, सो इसको बोलते हैं सिस्टम। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज ए पॉइंट एट विच इंटायर मास ऑफ द बॉडी, इंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। को जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई होते हैं बॉडी एट दिस पॉइंट, सो इट डज नॉट इसमें कोई स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चेंज नहीं होता है। सो लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। सो बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नाउ इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे रिलेशन फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। फॉर दैट वी विल कंसिडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। वो हम यहाँ पर हम टू सिस्टम पार्टिकल को कंसिडर करेंगे हैविंग मासेस m1 एंड m2 लोकेटेड एट पॉइंट्स a एंड b रेस्पेक्टिवली। सो यहाँ पर हम मानते हैं, चलो लेट r1 बी r1, ये r1 है, ये दिस इज r2, दिस बी आर द पोजीशन वेक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू द origin O। सो बच्चों, टू डिराइव द रिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम we have considered two particles of masses m1 at A and mass m2 at B respectively, where r1 and r2 are the position vectors with respect to the origin O. So r1 is the position vector of this m1 mass m1, and r2 is the position vector of system held at m2 mass m2 at position B. सो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, सपोज F1 इज़ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m1, F2 इज़ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ऑफ मास हैविंग मास m2, F12 इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू पार्टिकल m2। सो यहाँ पर हम कर सकते हैं बच्चों, this is F12. F1 is the external force applied on the particle of mass m1, and F2 is the external force applied on the particle on the mass m2. F12 is the internal force on mass m1 due to mass m2, and F21 is the internal force of mass m2 ड्यू टू मास m1। सो बच्चों, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टेक्निकल टर्म्स, यहाँ पर ये इनको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर हमने टू पार्टिकल सिस्टम हमने कंसिडर किया हैविंग मासेस m1 एंड m2 प्लेस्ड एट पॉइंट्स a एंड b इन द टू सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। वी हैव कंसिडर्ड F1 इज द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन मास m1, F2 इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन मास m2, F12 इज द इंटरनल फोर्स ऑन मास m1 due to mass m2, and F21 is the internal force on mass m2 due to the mass m1. So you have to understand these things. So यहाँ पर in case of particle m1, अगर particle m1 की बात करेंगे having mass m1, and according to Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum of the particle is equal to the total force acting on this particle. So बच्चों, इन केस ऑफ द पार्टिकल m1, अगर m1 की बात करेंगे, पार्टिकल m1 की बात करेंगे हैविंग मास m1, तो एंड अकॉर्डिंग टू द हम लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम
the rate of change of linear momentum of the particle is equal to the total force acting on the particle, on this particle. वो rate of change of linear momentum जो है according to Newton's second law of motion, अगर हम ले लेंगे the rate of change of linear momentum of the particle at m1 is equal to the total force acting on this particle. So that is rate of change of momentum, that is d by dt of p1, rate of change of momentum. वो अगर m1 mass particle m1 का जो particle mass having mass m1 lying at point A, उसका जो मोमेंटम है वो कंसिडर करते हैं हम p1, लीनियर मोमेंटम p1 कंसिडर करते हैं. सो rate of change of linear momentum according to Newton's second law of motion, rate of change of linear momentum of the particle at m1 is equal to the sum of total force acting on the mass m1 at point A. Well, that is d by dt of p1 is equal to f1 plus f12. इसको रखेंगे first, where p1 is the linear momentum of particle m1 and p1 is equal to m1 v1. वो p1 जो बराबर है वो बराबर है m1 v1 बिकॉज लीनियर मोमेंटम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. वो फॉर पार्टिकल हैविंग मास m1 उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट इज डिनोटेड बाय p1 एंड दैट विल बी इक्वल टू m1 v1. तो यहाँ पर क्योंकि p1 के बदले हम लिखेंगे m1 v1. सो इक्वेशन फर्स्ट हम लिखेंगे, ये बनेगा d बाई dt ऑफ m1 v1 इज इक्वल टू f1 प्लस f12. इसको रखेंगे इक्वेशन सेकंड. हम सिमिलरली इसी की तरह हम फॉर पार्टिकल m2 निकालेंगे. एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द टोटल linear momentum at particle p2, rate of change of linear momentum of particle m2 at point B is equal to d by dt of m2 v2, that is equal to f2 plus f21. So ये है rate of change of momentum of the particle m1 at point A, that is equal to the total force acting on that particle, on this particle having mass m1 at point A. इसको रखा हमने इक्वेशन सेकंड. सिमिलरली फॉर पार्टिकल m2 वी कैन राइट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू f2 प्लस f21 एट पार्टिकल m2 लाइंग एट पॉइंट B. इसको रखेंगे थर्ड. अब हम करेंगे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में को करेंगे हम ऐड नेक्स्ट पॉइंट में स्टेप में हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड करेंगे. सो ये क्या बनेगा, d by dt of m1 v1 प्लस d by dt of m2 v2. वो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं. तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, d by dt of m1 v1 प्लस d by dt of m2 v2 इज इक्वल टू f1 प्लस f12 प्लस f2 प्लस f21. ये यहाँ पर बन गया. मगर f12 बराबर है f माइनस f21, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में f12 बराबर होता है माइनस f21. यहाँ पर बच्चों आप देखोगे ये f21 हमेशा बराबर होता है f माइनस f21. f12 जो इसकी वजह से इस पार्टिकल पर एक्ट करता है इंटरनल फोर्स, एंड f21 इज द इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल बिकॉज ऑफ दिस मास. तो ये दोनों फोर्स f12 बराबर होता है माइनस f21, इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है. दैट इज़ वाई हम लिखते हैं यहाँ पर f12 बराबर है माइनस f21. सो जब ये दोनों माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है. तो यहाँ पर ऊपर वाली रिलेशन क्या बनेगा, d बाई dt ऑफ m1 v1 प्लस d बाई dt ऑफ m2 v2 वो बराबर है यहाँ पर f1 प्लस f2, क्योंकि f12 और f21 वो कैंसिल होता है, वो बराबर है और कैंसिल होता है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो ये निकला हमें रिलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m1 प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m2 एट पॉइंट B इज इक्वल टू f1 प्लस f2. पुट f1 प्लस f2 f, वो f1 प्लस f2 को हम f पुट करेंगे, द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम. तो यहाँ पर f1 प्लस f2 जो यहाँ पर हमें निकला इसको हम इक्वल करेंगे, पुट करेंगे f, that is total, it will represent the total external forces acting on the system. So ऊपर वाले रिलेशन क्या बनेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 m2 प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम m2 v2 इज इक्वल टू f. सो इसके बदले f1 प्लस f2 के बजाय हमें f लिखा, क्योंकि हमने इसको f टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट किया बाय f. सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर m1 निकालेंगे बाहर, ये बनेगा m1 d बाई dt ऑफ v1 प्लस m2 बाहर निकालेंगे, ये बनेगा d बाई dt ऑफ v2, वो बनेगा f.
बट ये जो V1 बराबर होता है V1 बराबर होता है डी बाई डी टी ऑफ R1 एंड V2 बराबर होता है डी बाई डी टी ऑफ R2। ये पोजीशन वेक्टर है। सो यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ V1 ये जो V1 है वो है डी बाई डी टी ऑफ R1 और V2 जो है वो डी बाई डी टी ऑफ R2 के बराबर है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर्स R1 रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर्स R2 को V1 बराबर है डी बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर R1 और V2 बराबर है डी बाई डी टी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर R2। सो यहाँ पर ये क्या बनेगा, इसमें हम वैल्यू करेंगे V1 और V2 का वैल्यू हम इधर दे देंगे। सो ये क्या बनेगा M1 डी बाई डी टी ऑफ इंटू डी बाई डी टी ऑफ R1 प्लस M2 डी बाई डी टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ R2 बराबर F। वो यहाँ पर ये इस लिस्ट में हमने V1 और V2 का वैल्यू दे दिया। V1 का वैल्यू है डी बाई डी टी ऑफ R1 यहाँ पर लिखा और V2 का वैल्यू है डी बाई डी टी ऑफ R2 वो यहाँ पर लिखा। सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप बना M1 डी बाई डी टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ R1 प्लस M2 डी बाई डी टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ R2। ये V1 का वैल्यू यहाँ पर दे दिया, V2 का वैल्यू यहाँ पर दे दिया, ये बनेगा ये इक्वल टू F। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, सो ये बनेगा M1 ये बनेगा डी स्क्वायर डी इंटू डी बनेगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर R1 प्लस M2 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर R2 इक्वल टू F। तो ये बनेगा ये लिखेंगे डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर M1 R1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर बहाने के लिए अंदर लिखेंगे M2 R2 इक्वल F। तो डी स्क्वायर बाई डी टी यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा M1 R1 प्लस M2 R2 इक्वल टू F। सो ये मैथमेटिकल बनता है रिलेशन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई M1 प्लस M2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम करेंगे M1 प्लस M2 करेंगे हम मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। सो यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे बाय M1 M2 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एबो रिलेशन। सो एबो रिलेशन क्या बनेगी, ये बनेगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 इंटू M1 प्लस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। वो M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आगे एक रिलेशन मिलेगी, इससे इसको करने से हमें रिलेशन मिलेगी। सो ये रिलेशन हमें यहाँ पर बना इक्वल टू F। M1 M2 डिवाइड भी किया, M1 M2 मल्टीप्लाई भी किया यहाँ पर एबो रिलेशन में। सो व्हाट विल गेट, यहाँ पर ये लिखेंगे M1 M2 यहाँ बाहर निकालेंगे बनेगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, ये बनेगा M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इक्वल टू F। दिस इज़ द इक्वेशन 4। सो यहाँ पर बच्चों इस रिलेशन को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया बाय M1 प्लस M2। तो ऊपर वाला रिलेशन ये है, ये बन गया। अब ये जो है M1 M2 हमने इधर लिखा, ये बनेगा M1 प्लस M2 इंटू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, ये तो यही रहेगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। ये M1 R1 प्लस M2 R2 इसके नीचे लिखेंगे M1 प्लस M2 इक्वल टू F। दिस इज रिलेशन 4। फॉर टू पार्टिकल सिस्टम वी कैन ऑल्सो राइट, वो फॉर दो पार्टिकल सिस्टम के लिए हम लिख सकते हैं M1 प्लस M2 इंटू A बराबर F। वो फॉर टू पार्टिकल सिस्टम हम लिख सकते हैं M1 प्लस M2 इंटू A बराबर F। ये जो एक्सेलेरेशन है वो हम टू पार्टिकल सिस्टम हम लिख सकते हैं M1 प्लस M2 इंटू A इक्वल टू F। सो ऊपर वाली रिलेशन क्या बनेगी, ये बनेगा M1 प्लस M2, ये बनेगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, ये बनेगा इंटू R, ये बनेगा F। सो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं M1 प्लस M2 इंटू A, ये हो गया एक्सेलेरेशन, ये बनेगा, ये हम इसको इक्वल टू F ये हम ट्रीट करेंगे। M1 प्लस M2 फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम वी कैन ऑल्सो राइट M1 प्लस M2 इंटू A बराबर F। सो ऊपर वाली रिलेशन क्या बनेगी, M1 प्लस M2 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू F। हम इक्वेशन 4 को फ्रॉम इक्वेशन 4 यहाँ पर ये जो M1 प्लस M2 जो है ये एक्सेलेरेशन के बजाय हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू R। ये हम एक्सेलेरेशन के ये जो है, क्योंकि हम ये भी लिख सकते हैं फॉर टू पार्टिकल सिस्टम
हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू ए बराबर एफ। ये बनेगा m1 प्लस m2। ए के बजाय एक्सेलरेशन होता है डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर और आर। जैसे हमने लिखा v1 को लिखा है बाई डी टी ऑफ r1। इसी तरह हम जब एक्सेलरेशन लिखेंगे वो बनेगा डी स्क्वायर बाई डी टी। वो एक्सेलरेशन के पहले हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू पोजीशन वेक्टर आर बराबर एफ। सो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट इक्वेशन 4 और 5। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा हमें r इज इक्वल टू दिस r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो जब हम f के बजाय हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, f के बजाय पुटअप करेंगे m1 प्लस m2 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर r, तो यहाँ पर ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। m1 प्लस m2 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ निकलेगा r। और लेफ्ट साइड में क्या बचा? ये और यहाँ पर क्या रहा है? यहाँ पर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो बच्चों यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर चूँकि हमने फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम वी कैन आल्सो राइट m1 प्लस m2 इंटू ए फॉर एक्सेलेरेशन इज इक्वल एफ। तो एक्सेलेरेशन के बजाय हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर आर, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिखा पहले एक्सप्लेन किया कि v1 बराबर है डी बाई डी टी ऑफ r1 और v2 बराबर है डी बाई डी टी ऑफ r2। तो जब हम एक्सेलरेशन लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? ये डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर आर। एक्सेलरेशन के बजाय हमने ये लिखा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर आर। अब देखो इक्वल टू एफ। अब हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को कंसिडर करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 5 का जो वैल्यू जो है हम यहाँ 4 में पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? ये टर्म्स m1 प्लस m2 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में रहेगा r, राइट हैंड साइड में r रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो दिस इज द equation for center of mass for two particle system. Well, this represents the equation of two particle system, center of mass for two particle system. So बच्चों आप यहाँ पर you should not confuse, क्योंकि 5 का वैल्यू जब हमने पुट किया यहाँ पर f के बजाय हमने पुट का वैल्यू किया यहाँ पर, यहाँ f के बजाय जो वैल्यू f है इक्वेशन 5 में ये बन गया, इसके बजाय हमने यहाँ पर लिखा। फिर वहाँ पर दो टर्में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कैंसिल होती है। दैट मीन्स m1 प्लस m2 डी स्क्वायर बाई डी टी ऑन लेफ्ट साइड एंड m1 प्लस m2 डी स्क्वायर बाई डी टी ऑन राइट हैंड साइड, दे विल कैंसिल, वो कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास क्या रहा? हमारे पास राइट साइड में रहा r, जो राइट साइड में है वो r रहेगा और लेफ्ट साइड में रहेगा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। वो दिस इज द equation of center of mass for two particle system. So बच्चों this will represent equation for center of mass for two particle system, equation of center of mass for two particle system. I hope you will understand it in a better way, क्योंकि इसमें mathematical ज़्यादा है इस equation में. So when you will repeat the videos 1 or 2 times, you will be able to understand in a very better way. Thank you very much. We will continue our videos.